नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वर्कअप सेसी में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यदि आप रिटायर्ड हो जाते हैं तो आपको रिटायरमेंट के पश्चात कितना रुपया पेंशन प्राप्त होगा। यदि कोई कर्मचारी 58 वर्ष तक नौकरी करता है और 10 साल का सर्विस उसका कंप्लीट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको 10 साल का सर्विस और 58 साल की उम्र में उसे कितना रुपया पेंशन प्राप्त होगा। अगर वह मंथली पेंशन नहीं भी लेना चाहता है तो एक मुश्त अगर पैसा उठाएगा तो उसे कितना प्राप्त होगा, पेंशन फंड का अमाउंट कितना प्राप्त होगा, पीएफ फंड का पैसा कितना अमाउंट उसे प्राप्त होगा, आज हम पूरा इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हमारे जो पेंशन का सिस्टम है वो इस प्रकार से है कि यदि आपके पीएफ में आपका बेसिक आप जो है 12% जमा होता है, कटता है, तो 12% पैसा जो है कंपनी भी, एम्प्लॉयर भी आपके पीएफ फंड, पेंशन फंड में और पीएफ फंड में जमा करती है। तो इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयर का शेयर होता है 12%, वो पूरा का पूरा 12% उसके पीएफ फंड में जमा होता है, और जो कंपनी 12% देती है उसका 3.67% जो है आपका पीएफ फंड में जमा होता है, और बाकी का 8.33% जो अमाउंट होता है वो पेंशन फंड में जमा होता है। ये बेसिक चीज है, इसको जानना जरूरी है। यह जानेंगे उसके बाद ही आएगा कैलकुलेशन समझ पाएंगे। और बहुत सारे कर्मचारी वीपीएफ जिसको कहते हैं वॉलेंटियर पीएफ, वो वॉलेंटियर पीएफ भी जमा करवा सकते हैं 12% के हिसाब से। आप देख सकते हैं यहाँ पे 15,000 रुपया बेसिक है, इसका 12% अगर आप निकालेंगे 15,000 का तो 1,800 रुपया अमाउंट बनता है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं पीएफ अमाउंट में 4,430 रुपए जमा हो रहा है, इसलिए 4,430 रुपए जमा हो रहा है। एम्प्लॉय का शेयर यहाँ पे 1,800 रुपए जमा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जमा हो रहा है 4,430 रुपए। क्यों जमा हो रहा है? क्योंकि इसमें वॉलेंटियर पीएफ भी जमा हो रहा है, मतलब स्वैच्छिक आप अपनी इच्छा से इसमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जमा करा सकते हैं। लेकिन वही इंप्लॉयर जो है 1,800 रुपया जो देती है, 12% के हिसाब से 1,800 रुपया हो रहा है, उसका 1,800 रुपया का 550 रुपया पीएफ फंड में जमा होता है, और 1,250 रुपया आपका अमाउंट जो है पेंशन फंड में जमा होता है। ये क्लियर हो गया। इसमें एक मुख्य बात यह है कि आपका अभी वर्तमान समय में अधिकतम वेजेज जो है, वो अधिकतम पेंशनेबल जो सैलरी होता है वो 15,000 रुपया होता है। अगर यदि किसी कर्मचारी का किसी कंपनी में उसका बेसिक सैलरी 22,000 है, 23,000 है, या 30,000 है, या 50,000 है, फिर भी उसका जो पीएफ में जो पैसा जमा होगा वो होगा 15,000 रुपया का, 15,000 रुपया मानकर जमा होगा। क्यों होगा? इसका कारण यह है कि जो वेजेस सीलिंग है, वेजेस सीलिंग हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट होता रहा है। जैसे कि 1/11/2052 से लेकर 31/5/2057 तक अधिकतम वेजेस सीलिंग 300 रुपये था। उसी तरह से 1/6/2057 से 1/6/1957 से 30/12/1962 तक 500 रुपये था। उसी प्रकार से 31/12/1962 से 30/12/1976 तक जो है 1,000 रुपये था। यह उसी तरह से जो है टाइम टू टाइम चेंज होते गया, बढ़ते गया। उसी तरह 3,500 रुपया हुआ, फिर जो है ये 5,000 रुपया हुआ, और फिर जो है ये 6,500 रुपया 31/8/2014 तक ये 6,500 रुपया था। फिर 1/9/2014 में ये मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ। बदलाव होने के बाद ये 15,000 रुपया कर दिया गया। तब से अभी तक ये 15,000 रुपया ही अधिकतम बेसिक सैलरी, अपना पेंशनेबल सैलरी मानकर कैलकुलेशन हो रहा है, और पीएफ का पैसा कटता है और पीएफ उतना ही जमा हो रहा है। यदि किसी का बेसिक सैलरी कम है तो कम के हिसाब से उसके पीएफ में पैसा जमा होगा, और पेंशन फंड में उसके हिसाब से कम पैसा जमा होगा। लेकिन किसी का अगर 15,000 से ज्यादा होता है तो अधिकतम 15,000 मानकर ही पैसा कटेगा और उतना ही जमा होगा। अगर किसी का कट भी रहा होगा तो आप अपने कंपनी में बात करके इसको सही करवा सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा कटेगा भी तो आपको नुकसान है, उससे आपको पैसा मिलने वाला है नहीं। ठीक है। अब रहा बात, इतना तो आप बेसिक चीज समझ गए। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन के ऊपर में। आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप अपना कैलकुलेशन भी चेक कर सकते हैं। समझने से पहले एक चीज और जान लें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले कर्मचारी को पेंशन तभी प्राप्त होगा जब वह उस कंपनी में कम से कम 10 वर्ष नौकरी किया हो, और नौकरी करने के साथ साथ वह ईपीएस में 10 वर्ष तक योगदान भी किया हो। 10 वर्ष का मतलब होता है 1 साल में 365 दिन, और 10 साल में 3,650 दिन का उसमें ईपीएस में योगदान होना चाहिए। अगर उसका ईपीएस में योगदान कम होता है, कम रहेगा, तो यह अमाउंट पेंशन के रूप में प्राप्त नहीं होगा। उसे फॉर्म 10C भर के पूरा का पूरा अमाउंट उठाना पड़ेगा। और साथ ही साथ कर्मचारी का जो उम्र है वो 58 वर्ष पूरा होना चाहिए पेंशन के लिए। तो 10 वर्ष की कंप्लीट नौकरी और ईपीएस में योगदान और 58 वर्ष का उम्र होने के साथ ही आप पेंशन से पैसा विड्रॉल, पेंशन के रूप में पैसा ले सकते हैं। वैसे अगर आपका पूरा नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, आप
जो है पूरा का पूरा पेंशन का अमाउंट हम टेंसी भर के उठा सकते हैं। अब रही बात कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन में आप एनसीपी डेज को जरूर नोट करके रखें, क्योंकि एनसीपी डेज हमेशा माइनस करना पड़ता है, और एनसीपी डेज अगर आप माइनस नहीं करेंगे तो आपका कैलकुलेशन सही नहीं आएगा। तो एनसीपी डेज जो है आपको आपके सर्विस हिस्ट्री में दिख जाता है, जैसे यहाँ पे इस प्रकार से आपको एनसीपी डेज दिखाई देगा। यहाँ पे 221 दिन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे टोटल सर्विस जो दिख रहा है 13 साल, 13 साल हो गया। उसमें में डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो दिख रहा है 16/11/2011, उसमें 13 साल की सर्विस दिख रहा है। और इस 13 साल में से ये जो 221 दिन जो है ना, ये माइनस हो जाएगा। सपोज दैट कोई आदमी यहाँ पर 9 साल या 10 साल, यहाँ पे 10 साल दिख रहा होगा नौकरी, ठीक है, 10 साल दिख रहा है, और यहाँ पे उसमें से 221 दिन माइनस कर देंगे, तो क्या उसका 10 साल नौकरी रहेगा? नहीं होगा, 10 साल से नौकरी कम हो जाएगा, 9 साल के आसपास नौकरी हो जाएगा। तो वह व्यक्ति यह सोच रहा होगा कि उसका 10 साल सर्विस पूरा हो गया, तो 10 साल सर्विस पूरा नहीं हुआ, उसमें से एनसीपी डे जब माइनस करेंगे तो वह 10 साल से कम हो जाएगा, फिर वो पेंशन के लिए इलिजिबल नहीं होता है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। तो आपको दो चीज क्लियर हो गया होगा कि आपको पेंशन पाने के लिए, मंथली पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको 58 साल सर्विस और 10 साल, 58 साल की उम्र में, सॉरी, 58 साल का उम्र और 10 वर्ष की नौकरी, और ईपीएस में पेंशन में 10 साल का योगदान होना चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि 10 साल सर्विस पूरा हो जाता है, परंतु ईपीएस में योगदान 8 साल, 7 साल, 6 साल इतना ही रहता है। फिर ऐसे कंडीशन में भी पेंशन के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब चलते हैं हम कैलकुलेशन की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक सीट बनाकर रखा है। यह सीट इसलिए बनाया है कि आपको यह समझाने के लिए कि यदि कोई कर्मचारी 31/8/2014 से पहले अगर रिटायर्ड हो गया है तो उसका कैलकुलेशन अलग तरीके से होगा। यानी कि अगर 31/8/2014 से पहले अगर रिटायर हुआ है तो उसको कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, लेकिन पेंशनेबल जो सर्विस है और सर्विस सैलरी है उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। जैसे पेंशनेबल, सबसे पहले हम पेंशनेबल जो है सर्विस कैलकुलेशन करते हैं। तो पेंशनेबल सर्विस कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला होता है कि किस डेट को आपने ज्वाइन किया, उसमें से किस डेट को आपने एग्जिट किया, मतलब कंपनी छोड़ दिया, वो माइनस कर लेते हैं, तो आपको कितना दिन काम किया वह निकल जाता है। जैसे कोई व्यक्ति एक एक 2001 को ज्वाइन किया था किसी कंपनी में, उदाहरण के लिए, और वह एक एक 2014 को नौकरी छोड़ देता है। ठीक है, इसको हम, तो कितने साल होगा देख सकते हैं यहाँ पे, एक एक 2000 में ज्वाइन किया, और एक एक 2000 छोड़ देता है। तो कितने वर्ष हो जाएगा इसमें? एनसीपी डे जिसका 10 दिन ही रहता है, तो कितने वर्ष नौकरी हो गया, इसको डेज को डिवाइड कर देंगे 365 से, तो 13 वर्ष की नौकरी हो गया। ठीक है, इलिजिबल हो गया, क्योंकि पेंशन के लिए आपको 3650 दिन का सर्विस होना चाहिए। यहाँ पर 5104 दिन का सर्विस हो गया। ध्यान रहे 2014 में रिटायर हो गया, अब उस समय उसके बेसिक सैलरी जो था वह रिटायरमेंट के टाइम में 15,000 रुपये उसके बेसिक सैलरी था। तो कैलकुलेशन क्या आप 15,000 पे करेंगे? नहीं करेंगे। कैलकुलेशन करेंगे आप 6,500 पे, 6,500 रुपये बेसिक सैलरी मानकर कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, 15,000 पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वेजेज सीलिंग 31/8/2014 तक जो है, अधिकतम वेजेज 6,500 रुपया ही माना जाता था। कर्मचारी का सैलरी भले 1 लाख रुपया होने दीजिए, तो अधिकतम 6,500 रुपया ही माना जाता था। उस समय उस व्यक्ति का रिटायरमेंट। अब हम निकालेंगे पेंशनेबल सैलरी। पेंशनेबल सैलरी का फॉर्मूला होता है कि पिछले 12 महीने का जो उसका वेजेज है उसमें 30 से गुना करेंगे और 365 से भाग करके और एनसीपी डेज माइनस कर देंगे। ठीक है, और उस समय जो है 2014 से पहले का था, अधिकतम था वो 6,500 रुपये था। ठीक है,
और उस व्यक्ति का पिछले 12 महीने का हम अगर एवरेज सैलरी निकाल रहे हैं, तो एवरेज सैलरी जो है उसका हो रहा है, एक्चुअली देखेंगे तो 15,000 गुना 12, इतना हो रहा है कितना, देख सकते हैं 1,80,000, 1,80,000 रुपये हो रहा है 15 महीने का एवरेज। लेकिन इसको इतना नहीं लेंगे कैलकुलेशन में, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अधिकतम 6,500 रुपये ही माना जाता है। तो उसको 6,500 रुपये के हिसाब से ही यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो 6,500 रुपये के हिसाब से कितना हो रहा है, 6,500 रुपये का गुना 12, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिए, इतना अमाउंट हुआ है, और इसको डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, और टोटल पेंशनेबल सैलरी उसका बन रहा है 6,401 रुपये। ठीक है, अब पेंशन का फॉर्मूला होता है, पेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है पेंशनेबल सर्विस इन डेज गुना पेंशनेबल सैलरी भागा 70 गुना 365। इस फॉर्मूले पर जब हम इसको सेट करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेंशन का अमाउंट बन रहा है 1279 रुपीज बन रहा है। ठीक है, तो 13 साल की नौकरी पे अगर किसी व्यक्ति का 15,000 रुपया भी सैलरी हुआ था उस जमाने में, अगर 2014 से पहले, अगर उसका 15,000 रुपये भी सैलरी है, तो उसको अधिकतम जो पेंशन अभी मिल रहा होगा वो 1279 यानी 1200-1300 रुपये के आसपास ही पेंशन मिल रहा होगा। इसी को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। जैसे अगर वो व्यक्ति 2014 में नहीं रिटायर होकर वह 2024 में रिटायर होता है, 2024 में रिटायर होता है, 1/9/2000, 1/9/2014। अब आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे 1/9/2014 क्यों लिखा हूँ, क्यों लिखा हूँ, इसका कारण ये है। और यहाँ पे मैं अब इसको चेंज करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 31/8/2014। क्यों लिखा हूं, इसका कारण यह है कि आपको यहाँ पे फिर से मैं दिखाता हूँ वेजेस सीलिंग। देख सकते हैं कि 1/6/2001 से लेकर 31/8/2014 तक वेजेस सीलिंग 6,500 रुपया था। तो मैं चूंकि इम्प्लॉय 2024 में रिटायर हो रहा है, तो मैं अब उसको दो पार्ट में कैलकुलेशन करूंगा। पहला, कि जब वह ज्वाइनिंग किया था तब से लेकर 31/8/2014 तक, 31/8/2014 से 31/8/2014 तक 6,500 था, और 1/9/2014 से यह बढ़कर 15,000 हो गया। तो हम 31/8/2014 तक अलग कैलकुलेशन कर लेंगे, और उसके बाद का जो ड्यूरेशन होगा उसके बाद का समय का अलग कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, मैं वो व्यक्ति का ज्वाइनिंग था 1/1/2000 सन में, और 31/8/2014 तक, जब तक कि वो सैलरी 6,500 था, उसका अलग से कैलकुलेशन किया, और उसने इतना साल सर्विस कर लिया, इतना भी दिन दिन सर्विस कर लिया, और उसके 12 महीने का एवरेज ये निकल गया, और ये देख सकते हैं उसका अमाउंट हो रहा है। और उसके पिछला जो है 2014, 31/8/2014 तक उसका पेंशन बन रहा है 1,339 रुपये। उसके बाद फिर 1/9/2014 से लेकर यहाँ पे निकालेंगे, आज की तारीख है 27 तारीख से, 27/12/2024, मान लीजिए आज वो रिटायर हो गया, आज का रिटायरमेंट हो गया, तो उसका अमाउंट बन रहा है। और उसमें एनसीपी डेज उसका मान लीजिए कि 10 दिन या 20 दिन कुछ है या नहीं भी है। ठीक है, सर्विस इतना दिन हो रहा है। अब इसका अमाउंट जो बन रहा है, उस समय अभी जब रिटायर हो रहा है, इस समय इसका जो है बेसिक सैलरी है कितना, 50,000। उसका बेसिक सैलरी कितना है, 50,000। लेकिन हम जब कैलकुलेशन करेंगे 50,000 पे नहीं करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे 15,000 मानकर। क्यों, क्योंकि 1 सितंबर 2014 से अधिकतम पेंशनेबल सैलरी को 15,000 रुपया बढ़ाकर कर दिया गया था। अब किसी का अगर सैलरी अगर 6,000 होता तो 6,000 के हिसाब से कैलकुलेशन होता, लेकिन चूंकि उसका बेसिक 50,000 है, तो अधिकतम कैलकुलेशन 15,000 पे ही होगा। तो 50,000 पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम अधिकतम 15,000 पे करेंगे। अगर 15,000 से ज्यादा किसी का होता है तो 15,000 मान के करेंगे। अगर किसी का बेसिक सैलरी 15,000 से नीचे है तो उसका एक्चुअल पे होगा। हाँ, तो हम यहाँ पे 15,000 के हिसाब से पिछले 60 महीने का हम एवरेज सैलरी निकाल लेंगे। पिछले 60 महीने में वो कितना सैलरी प्राप्त किया उसका एक एवरेज निकाल लेंगे, टोटल जोड़कर उसका एवरेज निकाल लेंगे, टोटल जोड़ लगा के उसका निकाल लेंगे अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे हम 12 महीने का निकाले थे, यानी कि 31/8/2014 तक 12 महीने का हिसाब से निकाला जाता है। और उसके बाद जब 1/9/2014 के बाद जो इतना लोग रिटायर होंगे, उनके 60 महीने का, पिछले 60 महीने का एवरेज सैलरी के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए 30 से, और यहाँ पे 1825 से भाग लगा दिए। 1825 से क्यों भाग लगा दिए, क्योंकि 60 महीने को 30 दिन हिसाब से कन्वर्ट करेंगे दिन में, तो 1825 दिन होता है। ठीक है, यहाँ पे जो पेंशनेबल सैलरी, उसका जो पेंशनेबल सैलरी जो बन रहा है वो हो रहा है 14,775 रुपया। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, पेंशन निकालने का फॉर्मूला होता है कि पेंशनेबल सर्विस गुना पेंशनेबल सैलरी भागा 70 गुना 365। तो उसी फॉर्मूले पे मैं बैठा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अमाउंट बन रहा है ये 21,168 रुपया। 2168 रुपया जो अमाउंट बन रहा है,
यह है आपका 1/9/2014 से 27/12/2024 तक का अमाउंट हो रहा है 2168 रुपया। और उसके पहले का अमाउंट बन रहा है 1339 हम जब दोनों अमाउंट को जोड़ लगाएंगे, इस अमाउंट को और उसके ये अमाउंट को दोनों को जोड़ लगा देंगे, तो आपका अमाउंट बन रहा है 3508 रुपया। यह बन रहा है आपका पेंशन का अमाउंट, यह बन रहा है पेंशन का अमाउंट। ठीक है, तो आपका टोटल सर्विस हो रहा है इधर लगभग 10 साल, और इधर बन रहा है लगभग आपका लगभग 13 साल, 23 साल। मतलब 23 साल अगर कोई सर्विस किया तो उसका 3500 रुपया आज के हिसाब से पेंशन का अमाउंट बन रहा है। ये हो गया कैलकुलेशन का तरीका। मैं आपको बता रहा था कि पेंशन के लिए, अगर पेंशन के लिए आपको अप्लाई करना है तो आपको फॉर्म 10D भरना पड़ेगा। और फॉर्म 10D भर के, और मैं अपने इस चैनल पे फॉर्म 10D कैसे भरना है, मैंने लाइव एक व्यक्ति का फॉर्म 10D भर के वीडियो डाला हूं। आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप क्लिक करके पूरा कैसे फॉर्म को कैसे भरना है वो आप देखकर सीख सकते हैं। वैसे मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ कि आपको अगर फॉर्म 10D भरना है तो आप दो तरीके से फॉर्म 10D भर सकते हैं पेंशन पैसा उठाने के लिए। पहला, आप ऑफलाइन भी भर सकते हैं, दूसरा ऑनलाइन भी भर सकते हैं। ऑनलाइन भरने के लिए आपके यूएन में आपके नॉमिनी का नाम ऐड होना चाहिए पहले से। आपका आधार कार्ड पीएफ में लिंक होना चाहिए। आपके आधार कार्ड में आपका एक रजिस्टर्ड मोबाइल लिंक होना चाहिए जिसपे ओटीपी वगैरह आता हो। साथ ही आपके पीएफ में आपका बैंक अकाउंट प्रॉपरली ऐड होना चाहिए। साथ ही आपका नाम पीएफ में बिल्कुल सही होना चाहिए, आपके फादर का नाम, आपका मैरिटल स्टेटस, ये सब कुछ सही होना चाहिए। कोई भी पेंडिंग पहले से, कोई भी अगर आपका पेंडिंग रिक्वेस्ट है, जैसे कि आपने नाम करेक्शन करने के लिए कोई रिक्वेस्ट डाला हो, आप बैंक अकाउंट करेक्शन करने के लिए कोई रिक्वेस्ट डाला, कोई भी रिक्वेस्ट आपने डाला है ऑनलाइन और अभी तक वह अपडेट नहीं, अभी भी पेंडिंग ही दिखा रहा है, फिर भी जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म 10C भरने के लिए अप्लाई करेंगे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बोले उसमें यह मैसेज आएगा कि आपने पहले से कोई रिक्वेस्ट डाला है वो अभी भी पेंडिंग है। तो आप किसी भी प्रकार का नाम सुधारने का हो, फादर का नाम सुधारने का हो, मैरिटल स्टेटस हो, नॉमिनी हो, कुछ भी आपका अगर रिक्वेस्ट पेंडिंग है पहले से, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो जो पेंडिंग रिक्वेस्ट को सबसे पहले आप क्लियर करा लें, अगर आप अभी ड्यूटी में ही है तभी। क्योंकि अगर आप रिटायरमेंट के बाद ये सब करने जाएंगे तो ये लंबा प्रोसेस होता है, हो जाता है, फिर आपसे आपका पेंशन पाने में डिले होता है, देरी होता है। एक बार फॉर्म अप्लाई करेंगे, रिजेक्ट होगा, दोबारा अप्लाई करेंगे, रिजेक्ट होगा, इस तरह से बहुत लंबा समय लग जाता है। और कंपनी, आपको पता ही है, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के बाद कोई भी रिक्वेस्ट जल्दी एक्सेप्ट होता नहीं है। इसलिए अगर आप ड्यूटी पीरियड में हैं तभी आप अपना सब कुछ सुधार लें, नाम का स्पेलिंग सुधार करवा लें, बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। और अभी तक जो है आप कुछ लिमिटेड बैंक में ही पेंशन ले सकते हैं। लेकिन एक जो आपका 2025 से नया नियम सेंट्रलाइज होने जा रहा है पेंशन सिस्टम, तो आप उसके बाद से किसी भी बैंक में पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन ये कब तक लागू हुआ है इसको कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हाल फिलहाल में अगर आपको पेंशन चालू करवाना है महीना 2 महीना में, तो आपको कुछ लिमिटेड बैंक जैसे कि एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया। जैसे ही अपना एरिया, अपना पोस्टल कोड वगैरह डालेंगे तो आपको आपके लोकेशन के हिसाब से वहां पे बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आता है। आप अपने एरिया के हिसाब से बैंक अकाउंट, उसमें आपको पासबुक वगैरह अपलोड करना होता है। जैसे मैंने एक लास्ट में एक व्यक्ति का मैंने फॉर्म 10D भरा था, तो उस समय उनका जो है एरिया में आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक सब दिखा रहा था, लेकिन उनका खाता उस बैंक में था नहीं। तब उन्होंने नए खाता खुलवा के एक कैंसल चेक जो है जिसमें उनका बैंक अकाउंट, उनका नाम प्रिंटेड था, वो सब कुछ उसमें अपलोड किया, फिर उनका पेंशन चालू हुआ। तो अभी इंश्योर कर लें कि आपकी एरिया में कौन से ऐसे बैंक है जिसमें आप ईपीएस द्वारा पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, तो वो पहले से अपना खाता वगैरह खुलवा कर रखें। और अपने जो है ईपीएफओ में अपना नॉमिनी का नाम अवश्य ऐड कर लें, क्योंकि बिना नॉमिनी का नाम ऐड किए आप पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जब ये सब जो है था प्रमुख बातें कि पेंशन अप्लाई कैसे करना है, पेंशन अप्लाई करने का प्रोसेस है। आप पेंशन के लिए 50 वर्ष की उम्र में भी पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो 58 वर्ष से जितना पहले आप अप्लाई करेंगे, प्रति वर्ष के हिसाब से 4% कम ब्याज, 4% कम पेंशन आपको मिलेगा। अगर जैसे ही आप 58 वर्ष के उम्र में अगर अप्लाई करते हैं तो आपको पूरा जितना पेंशन मिलना चाहिए उतना मिलेगा। और वही 58 वर्ष छोड़ के 59 साल या 60 साल के बाद अगर अप्लाई करते हैं तो आपको 4 या 8% ज्यादा पेंशन प्राप्त होगा। ये था पेंशन अप्लाई करने का सिस्टम। यानी आप पेंशन अप्लाई 50 से लेकर 60 वर्ष के बीच में कभी भी पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूटी पीरियड में भी आप ड्यूटी करते हुए पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो है ये जो पेंशन के लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कंडीशन में आप अप्लाई करने का ऑप्शन दिया जाता है। और है कि आप पेंशन का जो अमाउंट है, पेंशन के अमाउंट आप अपने से खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे फॉर्मूला बता दिया है, कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको टेंटेटिव अमाउंट मिल जाएगा। दूसरा तरीका है, अगर आपको ये फॉर्मूला को समझ में नहीं आया तो आप अपने ईपीएफओ के पासबुक में जाकर पेंशन कैलकुलेटर बटन पर क्लिक करके यहाँ से भी आप पेंशन का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ
आपको समझ में आया होगा। वीडियो देख सकते हैं आप, यहाँ से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो भी आप कमेंट करें, अपनी फीडबैक दें, अपनी राय दें। और आपको समझ में आएगा तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पे पहली बार है तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।